हेलो एवरीवन। आज हम कंपनी लॉ के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के टॉपिक लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील को डिस्कस करेंगे। द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल डॉक्ट्राइन दैट act as an exception to the principle of separate legal entity. While a company is generally treated as a distinct person separate from its members, the corporate wheel is the figurative curtain that separates the company from its shareholders and directors. इसका मतलब है लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रिंसिपल का एक्सेप्शन माना जाता है। नॉर्मली कंपनी को उसके मेंबर्स से अलग एक इंडिपेंडेंट पर्सन ट्रीट किया जाता है। कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच जो इमेजिनरी पर्दा होता है उसे कॉर्पोरेट व्हील कहा जाता है। ये व्हील कंपनी को उसके मेंबर्स से सेपरेट करता है, लेकिन जब लॉ को लगता है कि कंपनी का यूज गलत पर्पस, फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी के लिए किया जा रहा है तो कोर्ट इस व्हील को लिफ्ट कर देता है। व्हील लिफ्ट करने का मतलब है कि कंपनी के पीछे छुपे हुए रियल लोगों, शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स की आइडेंटिटी देख सकता है। सिंपल वर्ड्स में, नॉर्मली कंपनी एक अलग पर्सन होती है, लेकिन स्पेशल सिचुएशंस में कंपनी पर्दे के पीछे जाकर सिंपल सिचुएशंस में लॉ कंपनी के पर्दे के पीछे जाकर असली लोगों को पकड़ सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं। When this wheel is lifted or pierced, the law disregards that separate entity of the company to look at the persons behind it, the shareholders or directors, and holds them liable for the company's act. इसका मतलब है जब कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट उठा दिया जाता है या उसमें छेद कर दिया जाता है, तब लॉ कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी होने को टेम्परेरी इग्नोर कर देता है। इस सिचुएशन में कोर्ट कंपनी के पीछे छुपे हुए रियल पर्सन्स यानी शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स को देख सकता है। ऐसे केसेस में कंपनी के एक्ट्स या रॉन्ग डूइंग्स के लिए शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल माना जाता है। मतलब कंपनी के नाम के पर्दे के पीछे छुपाकर कोई भी गलत काम नहीं किया जा सकता। सिंपल वर्ड्स में, जब कंपनी का मिसयूज होता है तब लॉ कंपनी को साइड में रखकर पीछे के असली लोगों को जिम्मेदार ठहराता है। The corporate wheel is lifted in the following circumstances categorized into judicial interpretation and statutory provisions. 1. Judicial interpretation. Court may lift the wheel to prevent fraud or when the corporate form is used for improper purposes. इसका मतलब है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कोर्ट डिस्क्रिशन का यूज करके कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है जब कोर्ट को लगता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर फ्रॉड, चीटिंग या किसी इम्प्रॉपर या इलीगल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तब कोर्ट कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी होने को इग्नोर कर देता है। ऐसे केसेस में कोर्ट कंपनी के पर्दे के पीछे छुपे हुए रियल पर्सन, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, उन्हें पर्सनली रिस्पॉन्सिबल और होल्ड कर सकता है। Determination of characters, enemy company. Court lifts the wheel to determine if a company is friend or foe. In Delmere Company Limited versus Continental and Rubber Company, 1916, a company registered in England
was denied the right to recover debts because its control was in the hands of German residents, alien enemies, during World War One. इसका मतलब है कभी कभी कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को इसलिए लिफ्ट करता है ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि कंपनी फ्रेंड है या तो एनिमी है। ये सिचुए ये सिचुएशन स्पेशली वॉर टाइम में अराइज होती है। डेल डेलमाई कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। 1916 केस में एक कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर थी लेकिन उसका कंट्रोल जर्मन रेसिडेंट्स जो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान एलियन एनिमीज थे उनके हाथों में था। कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके ये देखा कि कंपनी को एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा है। इसलिए कोर्ट ने डिसाइड किया कि भले ही कंपनी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड हो लेकिन क्योंकि उनका कंट्रोल एनिमी कंट्री के लोगों के पास था, कंपनी को डेट्स रिकवर करने का राइट डिनाई कर दिया गया। सिंपल वर्ड्स में, कंपनी का कैरेक्टर सिर्फ उसके रजिस्ट्रेशन से डिसाइड नहीं होता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है। इस सिचुएशन में कोर्ट व्हील लिफ्ट करके रियलिटी चेक करता है। Protection of revenue tax evasion. If a company is formed solely to evade tax obligation, in the case of Sir Dixon McGee-Pettit, 1927, a wealthy individual formed 4 sham companies to split his income and avoid super tax. The court disregarded the separate entities and treated the income as his own. इसका मतलब है जब कंपनी को सिर्फ टैक्स बचाने के लिए या टैक्स इवेड करने के पर्पस से बनाई जाती है तब कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है। ऐसे केस में कंपनी लॉ के सेपरेट लीगल एंटिटी होने को इग्नोर करके रियल पर्सन को आइडेंटिफाई करता है। सर डिक्सन मैकजेट-पेटेट 1927 के केस में एक वेल्दी इंडिविजुअल ने 4 शैम कंपनीज बनाई थी। इन कंपनीज का पर्पस अपने इनकम को अलग-अलग दिखाकर सुपर टैक्स से बचना था। कोर्ट ने देखा कि ये कंपनीज सिर्फ नाम की थी और इनका कोई रियल बिजनेस पर्पस नहीं था। इसलिए कोर्ट ने कंपनी के सेपरेट एग्जिस्टेंस को डिसरिगार्ड कर दिया और पूरी इनकम को सर डिक्सन पर्सनल इनकम ट्रीट किया गया। सिंपल वर्ड्स में, अगर कंपनी का यूज टैक्स चोरी के लिए किया जाता है तो कोर्ट कंपनी के पर्दे को हटाकर असली आदमी को टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बना देता है। Prevention of fraud or improper conduct. The wheel is lifted if a company is formed to evade legal or contractual obligation. In Guilford Motor Company versus Horney, 1933, a former employee bound by a non-solicitation agreement formed a new company to solicit his former employer's customers. The court issued an injunction against the company, viewing it as a sham to commit fraud. इसका मतलब है जब कोई कंपनी फ्रॉड, चीटिंग या इलीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए बनाई जाती है तब कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है। इसका पर्पस होता है गलत कंडक्ट को रोकना और जस्टिस इंश्योर करना। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने 1933 के केस में एक फॉर्मर एम्प्लॉय पर नॉन सॉलिकेशन एग्रीमेंट लगाया हुआ था जिसके अंडर
वो अपने एक्स एम्प्लॉयर के कस्टमर्स को अप्रोच नहीं कर सकता। इस कंडीशन को बाईपास करने के लिए उस उस एम्प्लॉय ने एक नई कंपनी फॉर्म कर ली और उस कंपनी के थ्रू अपने पुराने एम्प्लॉयर के कस्टमर्स को सॉलिसिट करना शुरू कर दिया। कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके ये देखा कि कंपनी सिर्फ एक शैम कंपनी है, झूठी कंपनी थी जो फ्रॉड कमिट करने के लिए बनाई गई थी। इसलिए कोर्ट ने कंपनी के अगेंस्ट इंजंक्शन इशू किया और उस एक्टिविटी को रोक दिया। सिंपल वर्ड्स में, अगर कंपनी कंपनी का यूज एग्रीमेंट तोड़ने या फ्रॉड करने के लिए किया जाता है तो कोर्ट कंपनी के पर्दे के पीछे असली गलती करने वाले को पकड़ लेता है। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर legislation. Courts will intervene if a company tries to avoid statutory benefits due to employees. In Workman of Associated Rubber Industry Limited versus Associated Rubber Industry Limited, a company created a subsidiary to reduce its profit and thereby reduce the bonus payable to workers. The court disregarded the subsidiary's separate existence. इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी वेलफेयर लेजिस्लेशन, एम्प्लॉयज के बेनिफिट से रिलेटेड लॉज को अवॉइड करने की कोशिश करती है तो कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करता है। कोर्ट का मेन एम होता है कि एम्प्लॉयज को लॉ के अंडर मिलने वाले स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स से रिस्ट्रिक्ट ना किया जा सके। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर लिमिटेड इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड केस में कंपनी ने अपना प्रॉफिट कम दिखाने के लिए एक सब्सिडी कंपनी क्रिएट की। इसका पर्पस ये था कि कंपनी का प्रॉफिट कम लगे और वर्कर्स को देने वाला बोनस रिड्यूस हो जाए। कोर्ट ने देखा कि सब्सिडी बनाने का मेन इंटेंशन वर्कर्स के राइट को अफेक्ट करने का था। इसलिए कोर्ट ने सब्सिडी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को डिसरिगार्ड कर दिया और ओरिजिनल कंपनी को एम्प्लॉयज के बोनस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना। सिंपल वर्ड्स में, अगर कंपनी एम्प्लॉय वेलफेयर लॉ से बचने के लिए स्ट्रक्चर का मिसयूज करती है तो कोर्ट कंपनी के पर्दे को हटाकर सच्चाई को सामने लाने के लिए लग जाता है। डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. If directors divert company business for personal gain in Gencor ACP Limited versus Dell by 2002, a director diverted company assets to his private company. The court pierces the wheel to hold him accountable. इसका मतलब है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के बिजनेस या अपॉर्चुनिटीज को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए डाइवर्ट कर देता है तो कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है। इसका रीजन होता है डायरेक्टर्स को उनके मिसयूज ऑफ पावर के लिए अकाउंटेबल बनाना। जेनकॉर एसीपी लिमिटेड वर्सेस डेल बाय 2002 केस में एक डायरेक्टर्स ने कंपनी के असेट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपनी प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कर दिया ताकि वो पर्सनल प्रॉफिट कमा सके। कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील को पियर्स करके ये देखा कि रियल फॉल्ट किसका है। इसलिए कोर्ट ने डायरेक्टर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया और उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाया। सिंपल वर्ड्स में,
अगर डायरेक्टर कंपनी का इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर अपना फायदा करता है तो कोर्ट कंपनी के पर्दे के पीछे जाकर उस इंडिविजुअल को जिम्मेदार ठहरा सकता है। कंपनी एज अ शैम और फेस कार्ड। If a company is a mere clock for the real operator, in Re-FG Films Limited 1953, an American company set up a British company with no real resources to qualify a film as a British. The court ruled the British company was merely an agent or sham for the American entity. इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी सिर्फ नाम की है कंपनी हो और असल में किसी और पर्सन या एंटिटी के लिए क्लॉक या कवर, क्लॉक मतलब पर्दा, के रूप में काम कर रही हो तो कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है। इस सिचुएशन में कंपनी का यूज सिर्फ रियलिटी को छुपाने के लिए किया जाता है। री एफ जी फिल्म्स लिमिटेड 1953 केस में एक अमेरिकन कंपनी ने एक ब्रिटिश कंपनी सेटअप की थी जिसके पास ना तो रियल रिसोर्सेज था और ना ही इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इस कंपनी का मेन पर्पस सिर्फ इतना था कि एक फिल्म को ब्रिटिश फिल्म के रूप में क्वालिफाई करा जा सके। कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करके डिसाइड किया कि ब्रिटिश कंपनी सिर्फ एक एजेंट या शैम थी जो एक्चुअल अमेरिकन कंपनी के बिहाफ पर काम कर रही थी। सिंपल वर्ड्स में, अगर कंपनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई जाती है और असल कंट्रोल किसी और के पास होता है तो कोर्ट कंपनी के पर्दे को हटाकर सच्चाई को सामने ले आती है। डिटरमाइनिंग एक्सपर्टाइज। इन जॉइंट वेंचर्स कोर्ट में लुक behind the wheel to credit the experience of the shareholders or constituents as the experience of the company itself. Case New Horizons Limited। इसका मतलब है जॉइंट वेंचर के केस में कोर्ट कभी कभी कॉर्पोरेट व्हील के पीछे जाकर ये चेक करता है कि कंपनी के पास एक्चुअली एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है या नहीं। ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज के एक्सपीरियंस को कंपनी का एक्सपीरियंस मानता है। न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड केस में कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करके ये देखा कि जॉइंट वेंचर कंपनी के पीछे जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास रेलेवेंट टेक्निकल नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस था। इसलिए कोर्ट ने डिसाइड किया कि कंपनी को भी वही एक्सपीरियंस क्रेडिट किया जाना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, जॉइंट वेंचर के केसेस में कोर्ट कंपनी के नाम के पर्दे के पीछे जाकर उसके मेंबर्स का एक्सपीरियंस को कंपनी का एक्सपीरियंस ट्रीट करती है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन under Companies Act 2013. This act specifies instances where the separate entity status is disregarded and members or officers are held personally liable. इसका मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए गए हैं जहां सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। इन सिचुएशंस में लॉ खुद ही कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है। ऐसे केसेस में कंपनी के मेंबर्स या ऑफिसर्स को पर्सनली लायबल होल्ड किया जाता है, स्पेशली जब कंपनी का यूज इलीगल एक्टिविटीज, मिस स्टेटमेंट या फ्रॉडुलेंट कंडक्ट के लिए किया
किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जहां कंपनीज एक्ट खुद अलाउ करता है, वहां कंपनी के पर्दे के पीछे जाकर मेंबर्स और ऑफिसर्स को उनके गलत कामों की पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। Reduction of membership, Section 3A. If the number of members falls below the statutory minimum, 7 for public, 2 for private, and business continues for more than 6 months, the remaining members, aware of the fact that are personally liable for the debts contracted during that period. इसका मतलब है सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग अगर कंपनी के मेंबर्स के की संख्या स्टैट्यूटरी मिनिमम से कम हो जाती है, यानी पब्लिक कंपनी के केस में 7 से कम और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से कम, और फिर भी कंपनी 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक बिजनेस कंटिन्यू करती है, तो लॉ इंटरवीन करता है। अगर इस पीरियड के दौरान जो रिमेनिंग मेंबर्स उन्हें इस फैक्ट उन्हें इस फैक्ट की नॉलेज है कि मेंबर्स मिनिमम से कम हो गए हैं, तो उन मेंबर्स को पर्सनली लायबल माना जाएगा। ये पर्सनल लायबिलिटी उन डेट्स के लिए होगी जो उस पीरियड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। सिंपल वर्ड्स में, अगर मिनिमम मेंबर्स नहीं होते और फिर भी कंपनी बिजनेस करती रहती है, तो जो मेंबर्स ये बात जानते हुए भी कंपनी चला रहे होते हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी खत्म हो जाती है और वो पर्सनली जिम्मेदार हो जाते हैं। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 339. During winding up, if it appears business was conducted with the intent to defraud creditors, the tribunal can declare the persons knowingly involved personally liable for the debts. इसका मतलब है कि सेक्शन 339 के अंडर जब कंपनी वाइंडिंग अप के स्टेज पर होती है और ये प्रूव हो जाता है कि कंपनी का बिजनेस क्रेडिटर्स को धोखा देने, फ्रॉड के इंटेंशन से कंडक्ट किया गया था, तो ट्रिब्यूनल इंटरवीन करता है। ऐसे केसेस में जो भी पर्सन्स नोइंगली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स, मैनेजर्स या ऑफिसर्स, उन्हें कंपनी के पर्दे के पीछे छुपे रहने नहीं दिया जाता। ट्रिब्यूनल उन्हें पर्सनली लायबल डिक्लेयर कर सकता है कंपनी के डेट्स और लाइबिलिटीज के लिए। सिंपल वर्ड्स में, अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे ये सामने आते हैं कि कंपनी ने फ्रॉड के साथ बिजनेस चलाया, तो जो लोग इस फ्रॉड में जाते हैं, जानते बूझते शामिल थे, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी खत्म हो जाती है और उन्हें पर्सनली पैसा चुकाना पड़ता है। Misrepresentation in prospectus, section 34 and 35. Directors, promoters, and experts can be held personally liable to compensate anyone who subscribed to shares based on untrue statements in a prospectus. इसका मतलब है सेक्शन 34 एंड 35 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कोई अनट्रू स्टेटमेंट्स या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है और उस स्टेटमेंट पर भरोसा करके किसी पर्सन ने शेयर सब्सक्राइब किए होते हैं, तो लॉ कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है। ऐसे केसेस में डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और एक्सपर्ट्स जैसे ऑडिटर्स, वैल्यूअर्स एक्सेट्रा को पर्सनली लायबल होल्ड किया जा सकता है। उन्हें उन इन्वेस्टर्स को कंपनसेशन देना पड़ता है जो गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पर शेयर्स खरीदते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर प्रोस्पेक्टस में झूठी या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है और लोग उस पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर देते हैं,
तो जो लोग उस प्रोस्पेक्टस के लिए जिम्मेदार होते हैं उनके लिमिटेड लायबिलिटी हट जाती है और उन्हें पर्सनली इन्वेस्टर्स का नुकसान भरना पड़ता है। Misdescription of name. Officers who sign documents like bills or contracts on behalf of the company without properly stating its name can be personally liable. In Hendon versus Edelman, directors were liable for signing as LR Agency Limited instead of the correct L&R Agencies Limited। इसका मतलब है अगर कंपनी के ऑफिसर्स किसी डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल, कॉन्ट्रैक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर कंपनी के बिहाफ पर साइन करते वक्त कंपनी का करेक्ट लीगल नेम प्रॉपरली मेंशन नहीं करते तो उन्हें पर्सनली लायबल होल्ड किया जा सकता है। हेंडन वर्सेस एल्डरमैन केस में डायरेक्टर्स ने डॉक्यूमेंट्स पर LR एजेंसीज लिमिटेड के नाम से साइन किया जबकि कंपनी का करेक्ट रजिस्टर्ड नेम L&R एजेंसीज लिमिटेड था। कोर्ट ने डिसाइड किया कि गलत नाम यूज करने की वजह से कंपनी बाउंड नहीं होगी और डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल माना गया। सिंपल वर्ड्स में कंपनी के नाम का थोड़ा सा भी गलत मेंशन सीरियस हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स पर प्रॉपर लीगल नेम नहीं लिखा जाता तो कंपनी के पर्दे का प्रोटेक्शन हट जाता है और साइन करने वाले को खुद पर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। Holding and subsidiary relationship. While generally separate, the company sometimes disregards the distinction, such as requiring a holding company to attach the subsidiary financial statements to present a consolidated picture of the group. Section 129(3). Explanation. इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नॉर्मली कंपनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को लॉ अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटीज मानती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में लॉ इनके बीच के डिस्टिंक्शन को डिसरिगार्ड कर देता है ताकि ग्रुप की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस क्लियरली सामने आए। सेक्शन 129 अंडर सेक्शन 3 of the Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग होल्डिंग कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सब्सिडियरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अटैच करनी होती है। इससे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है जो पूरे ग्रुप की कंबाइंड फाइनेंशियल पिक्चर शो करती है। सिंपल वर्ड्स में चाहे होल्डिंग और सब्सिडियरी लीगली अलग हो, फिर भी अकाउंटिंग और डिस्क्लोज के पर्पस के लिए लॉ दोनों को एक ग्रुप मानकर उनकी कंबाइंड फाइनेंशियल कंडीशन दिखाने को कहता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप। सेक्शन 216 The central government may appoint inspectors to investigate who is financially interested in or controls the company, effectively looking behind the wheel। इसका मतलब है सेक्शन 216 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करे जो ये इन्वेस्टिगेट कर सके कि कंपनी फाइनेंशियली इंटरेस्टेड कौन है या कंपनी को एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा है। इस प्रोसेस में गवर्नमेंट कॉर्पोरेट व्हील के पीछे जाकर रियल ओनर्स और कंट्रोलर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में लॉ कंपनी के पर्दे के पीछे छुपे असली कंट्रोलिंग लोगों को सामने ला सकती है।
Investigation into Affairs, Section 219. An inspector investigating a company has the power to investigate related companies like subsidiary companies or holding companies under the same management, disregarding their separate entities. इसका मतलब इसका मतलब है कि जब किसी कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो सेक्शन 219 के अंडर इंस्पेक्टर को ये पावर होती है कि वो रिलेटेड कंपनीज जैसे सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनीज को भी इन्वेस्टिगेट करे अगर सब कंपनीज सेम मैनेजमेंट के अंडर हो। इस सिचुएशन में कंपनीज के सेपरेट लीगल एंटिटी होने को इग्नोर किया जाता है ताकि पूरी ग्रुप के अफेयर्स को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में, अगर एक कंपनी सस्पिशियस हो तो उसके साथ जुड़ी कंपनीज भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ सकती है। Pre-incorporation contract. Promoters are personally liable for contracts made before the company was incorporated if the company does not adopt them later. इसका मतलब है कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रमोटर्स पर्सनली लायबल होते हैं। अगर बाद में कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट नहीं कर कंपनी इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट नहीं करती तो प्रमोटर्स को खुद इन कॉन्ट्रैक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। सिंपल वर्ड्स में, कंपनी बनाने से पहले किए गए कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क प्रमोटर का होता है। अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स, डायरेक्टर्स कैन be held personally for acts done beyond the scope of the company's memorandum of association. इसका मतलब है कि अल्ट्रा वायर्स एक्ट का मतलब होता है वो एक्ट्स जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के बाहर किए गए हों। अगर डायरेक्टर्स ऐसे एक्ट्स करते हैं जो कंपनी के ऑब्जेक्ट से बाहर हैं, कंपनी ऐसे बाहर है तो उन्हें पर्सनली लायबल होल्ड किया जा सकता है। कंपनी ऐसे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती क्योंकि वो उसके लीगल पावर्स के बाहर होते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर डायरेक्टर्स कंपनी के रूल्स और ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर काम करते हैं तो कंपनी का पर्दा उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो पर्सनली जिम्मेदार बन जाते हैं। थैंक यू।